Hello everyone. So, can you see me doing that? And I know, like most of you would be wondering, like, what is this physics teacher trying to do in the class? I am just trying to balance it, right? As you can see, so today's class is all about this. How and why am I able to do this? See, everything around us can be considered as a system of particles. And yeah, welcome to Royal and Vivid Physics classes. Do not forget to subscribe my channel and like this video and spread it out so that number of others can get benefited if you like it. So just see, I was able to balance it on my finger because my finger was right below its center of gravity. Now somebody could think of, अरे मैं तो सोच रहा था कि सर center of mass कहने वाले हैं. So my dear, in the case of such a small object, center of mass and center of gravity are same. एक ही जगह पे lie करते हैं. So today's lecture is all about this. We will start with the understanding of system of particles. What's a system of particle? ये पेन भी एक system of particle है, मेरी body एक system of particle है. And see, if I consider this scale or I consider this paperweight, all these are different systems of particles. तो पढ़ना क्या इसके बारे में तो दिखाई दे रहा है. तो फिजिक्स तो होती ऐसी है, जो दिखाई दे उसी के बारे में पढ़ो और अच्छे से समझो. सो देखो बच्चों, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर we have a number of mass particles which are distributed either symmetrically or non-symmetrically. अगर मैं सिमेट्रिक बोलूं तो आप काफी हद तक समझ पाएंगे. जैसे ये स्केल था, अगर मैं इस पार्ट को छोड़ दूं सिर्फ, तो स्केल के अंदर सारा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है. बट साथ साथ अगर मैं आपको बोलूं, एक बेसबॉल का डंडा आपको कंसीडर करना है. बेसबॉल का जो डंडा होता है वो कैसा होता है, इधर से पतला और धीरे धीरे वो मोटा होता जाता है, राइट? यू अंडरस्टैंड दैट? So that is a non-uniform distribution of mass or particles. तो ऐसे सिस्टम्स क्यों पढ़ने की जरूरत है हमें? भैया, फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स के अंदर हमें ऑब्जेक्ट्स का ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, ये सारा वाइब्रेटरी मोशन सब पढ़ना होता है. सो बेसिकली अगर मैं रिस्ट्रिक्ट करूं तो जो ट्रांसलेटरी मोशन है और जो रोटेटरी मोशन है उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको फिजिक्स के लॉज कैसे अप्लाई करने हैं ये सब समझना पड़ता है. तो देखिए, अभी तक आप जहां वर्क एनर्जी पढ़ रहे थे आपने रोटेशन के बारे में बिल्कुल बात नहीं की. यू हैव कंसिडर्ड एज इफ द ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. बट इफ वी टॉक अबाउट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स तो क्या होगा? We now want to extend our study from point objects to extended objects. यानी मुझे ऑब्जेक्ट का साइज भी अगर कंसीडर करना पड़े या उसके ऊपर अलग अलग पार्टिकल्स के बारे में भी डिस्कस करना पड़े. तो समझिए ध्यान से, सिस्टम ऑफ पार्टिकल may be considered as a collection of a large number of mass particles distributed uniformly or non-uniformly. अगर हम इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए एक ऐसा पॉइंट चूज कर पाए जिस पॉइंट के अबाउट इन सारे के सारे मास पार्टिकल्स का वेट जो है वो बैलेंस क्रिएट करे. अब जब बैलेंस क्रिएट करने की बारी आती है तो कैसे सोचा जाए, ध्यान से देखना. इफ आई कंसीडर कि मेरे पास ये एक स्केल है, ध्यान से देखते जाइए, ये स्केल है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास से बना हुआ है. अगर मैं एग्जैक्टली इसके सेंटर के ऊपर, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड सेंटर ऑफ मास राइट नाउ, आई विल कम टू दैट. अगर मैं एग्जैक्टली इसके सेंटर के ऊपर फोर्स लगाता हूं तो आप खुद से इमेजिन करो कि इसका मास, इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा. बट ऑब्वियस है, अगर मैं एग्जैक्टली इसके सेंटर पे फोर्स लगाता हूं, देखना जरा ध्यान से इसको, अगर मैं इसके सेंटर पे फोर्स लगाता हूं तो इट इज गोना ट्रेवल लाइक दिस, स्ट्रेट ऐसे ट्रेवल करेगा. वी वुड नॉट ऑब्जर्व एनी काइंड ऑफ रोटेशनल इफेक्ट. सो डेफिनेटली इट विल स्लाइड लाइक दिस, स्ट्रेट ऐसे करके स्लाइड कर जाएगा. Why has that happened? Because I have applied force at a particular point जिसके about mass का distribution symmetric है, and such a point is called center of mass in case of a body having uniform mass distribution. But if I consider a ring, then how to think about? देखिए, ये ऐसे करके मैंने रिंग कंसिडर किया. अब इस रिंग के तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये ऑब्वियसली ऐसे करके पलटी खाएगा, रिंग तो पलटी खाएगा ऑब्वियसली. तो इसके केस में मैं वो पॉइंट कहां पर डिफाइन कर सकता हूं? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट पॉइंट हैज टू बी डिफाइंड हियर, दैट इज एट अ पोजीशन वेयर एक्चुअली देयर इज नो मास प्रेजेंट. ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे
तब ये सीधा सीधा ट्रेवल करके जाएगा, यानी सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन शो करेगा। इसे समझना है तो आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ अ व्हील। आप अपने साइकिल का जो पहिया होता है, साइकिल का जो व्हील होता है, उसे कंसिडर कर लीजिए, और उसमें स्पोक्स लगी होती हैं, राइट? बहुत ही पतले पतले ऐसे तार दिखाई देंगे आपको, दीज आर कॉल्ड स्पोक्स। तो एग्जैक्टली सेंटर पे उसकी एक्सिस होती है। आप अगर पहिए को ऐसे रख के उसके सेंटर पे फोर्स लगाएंगे तो वो बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे ट्रेवल करेगा। सो यहां पे एग्जांपल्स के हेल्प से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि हर बॉडी के लिए एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई किया जा सकता है जहां पर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो सीधा चलेगा, यानी वो ट्रांसलेटरी मोशन ही शो करेगा। बट इसी बॉडी के अंदर एक छोटा सा चेंज करते हैं। अगर मैं यहां पर फोर्स इस एंड पे लगाऊं, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपको वर्टिकल नहीं कंसीडर करना, ये आपको हॉरिजॉन्टल कंसीडर करना है। जैसे कि एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो सपोज कीजिए एक स्केल एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है और आप उसके इस कॉर्नर के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली ऐसे रखा हुआ था, मुझे इसलिए शो ऐसे करना पड़ेगा ताकि आप समझ पाए। कंसीडर कि जैसे हॉरिजॉन्टल है और आप इधर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली इट इज गोना रोटेट लाइक दिस। यानी कि फोर्स कहां लगाई गई इसका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। फोर्स अगर एग्जैक्टली उस पॉइंट पे लगी जहां के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक था तो ये सीधा चला गया, और अगर एक ऐसे पॉइंट पे लगी जिसके अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं था तो ये घूमने लगा, और सच बताऊं घूमेगा भी उसी पॉइंट के अबाउट। एक ऐसी एक्सिस जो उस पॉइंट से पास कर रही है उसके अबाउट घूमना शुरू करता है। मैंने इनिशियली अपने डिस्कशन को सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर ही रिस्ट्रिक्ट किया है, राइट? तो अगर आपको पूरी तरह से पहिए का मोशन समझना है तो भाई आपको उसका रोटेशन भी कंसीडर करना पड़ेगा। आप सबने स्कूल में पेन फाइट तो खेली होगी ना, तो पेन फाइट में क्या करते हैं, ऐसे करके बहुत सारे 2 या 3 एटलीस्ट पेन्स रखे होंगे, आप अपने पेन से हिट करते हैं। याद कीजिए जब अपने पेन को हिट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेन लगभग सीधा जाए तो आप उसे सेंटर पे हिट करेंगे, सेंटर पे हिट करोगे तो बिना घूमे लगभग सीधा ट्रेवल करके जाएगा, और अगर सेंटर से जितना दूर जाओगे उतना ऐसे घूमता हुआ जाएगा। तो अगर आप रोटेशनल इफेक्ट कंसीडर करना चाहते हैं तो आप सेंटर से अवे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो मैकेनिक्स के अंदर अगर आप अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों के ऊपर कमांड चाहिए। तो अभी तक आप लोग क्या पढ़े? आप लोगों ने फोर्सेस अंडरस्टैंड किए, फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, और फिर उसके बाद कैसे उसकी इक्वेशंस बनाई जाती हैं लॉज ऑफ मोशन की फॉर्म में, और फिर आपने ट्रांसलेटरी मोशन के इवन फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट? इसके बाद आया वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी ने चीजें वहां पे बहुत आसान कर दी जहां पर फोर्स वेरिएबल होती है, क्योंकि वेरिएबल फोर्स के केस में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, जिसमें स्पेसिफिकली आप लोगों ने स्प्रिंग फोर्स का एग्जांपल लिया। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कम्स आउट टू बी हाफ kx², बट टेक केयर आप वहां पर भी स्ट्रेट ऐसे मोशन की बात कर रहे थे। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एंड यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द रोटेशनल मोशन। तो मोस्ट ऑफ द पीपल कॉल दिस चैप्टर एज रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन बोलते ही आई डोंट नो कुछ लोग तो बहुत परेशान होते हैं, बट मुझे बड़ा मजा आता है। कारण क्या है, हम भले ही बचपन से 11th तक रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ते नहीं है, लेकिन देखना हम बचपन से शुरू कर देते हैं। जैसे अभी आप एग्जांपल लो ना, मैं अपने चश्मे को ऐसे करके बंद करता हूं, ये करता हूं ना, फोल्ड करता हूं, तो यहां पे कौन सा मोशन है यार? रोटेशनल मोशन है। अरे हमारी आंखों की पलकें झपकती हैं, कैसा मोशन है? वो भी रोटेशनल मोशन है, राइट? मैं अपनी आर्म को ऐसे करता हूं, आप जिम में एक्सरसाइज करते हो, आर्म ऐसे मूव करते हो, तो ये कैसा मोशन है? अगेन रोटेशनल मोशन है। पेन की कैप ओपन या क्लोज करते हो, रोटेशनल मोशन है। डोर को ओपन या क्लोज करते हो, अगेन रोटेशनल मोशन। और छोड़िए, आप सुबह उठते ही पानी के लिए टैप को ओपन या क्लोज करते हो, टैप को जब आप ओपन या क्लोज करते हो तो वहां पर भी कैसा मोशन है? रोटेशनल मोशन है। सो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने माइंड सेट को बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन कीजिए कि रोटेशनल मोशन इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, इट इज न्यू टू अस, दैट इज द ओनली थिंग। सो वी नीड टू स्पेंड अ लिटिल एक्स्ट्रा टाइम ऑन दिस टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। सो अब आपकी एनसीईआरटी या 11th क्लास में जो बुक्स हैं वो आपको रोटेशनल मोशन तक कैसे लेके जाती हैं वो समझना ध्यान से। पहले आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल को अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा आपको समझाया कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कहां पर फोर्स लगाने से ट्रांसलेटरी मोशन आएगा, फिर कहां फोर्स लगाने से रोटेशनल आ जाएगा। यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल को पूरी तरह से समझना मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को समझना। अब बात यह आती है कि क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि वो पॉइंट कौन सा है जिस पे फोर्स लगाने से सीधा जाएगा। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास।
माइंड इट, मैंने जब इसे बैलेंस किया था तो आई सेड दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिकॉज आई वाज टॉकिंग अबाउट बैलेंसिंग. राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैलेंसिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स मोशन. जब मैं फोर्स लगाऊं तो ये सीधा चल के जाए, ऐसा करने के लिए फोर्स कहां लगानी पड़ेगी? सेंटर ऑफ मास के ऊपर. तो भाई ये सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास बेसिकली सिस्टम के अंदर या उससे बाहर लाई करने वाला वो पॉइंट है जहां पर अगर आप वो सारी फोर्सेस जो आप इस बॉडी के ऊपर कहीं पर भी लगाने वाले हो अप्लाई कर दो तो आपको उतना ही लीनियर एक्सेलरेशन मिल जाएगा बॉडी का जितना एक्चुअल सिचुएशन में मिलने वाला है. अब ये जो मैंने इतनी सारी बातें बोल दी इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखिए ध्यान से, अगर मैं इस एग्जाम्पल के अंदर फोर्स को सेंटर के ऊपर अप्लाई ना करके यहां पर अप्लाई करता हूं तो क्या सिर्फ रोटेशनल मोशन आएगा? आपको यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस स्केल को या इस यूनिफॉर्म बॉडी को हमने फिक्स नहीं किया, इसमें कोई कील नहीं गाड़ी है, कोई नेल नहीं डाली है, राइट? सो इट इज फ्री टू मूव. इफ इट इज फ्री टू मूव माय डियर, अगर फोर्स अप्लाई की तो आई कैन सी फ्रॉम माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट इट इज गोना रोटेट. सो व्हाट इज द एक्सिस अबाउट विच इट इज गोना रोटेट? दैट एक्सिस passes through this point called center of mass. And along with that, देखिए ध्यान से, रोटेशन तो हो गया, along with that इस पूरी बॉडी के ऊपर एक ही तो एक्सटर्नल फोर्स है. अगर एक बॉडी के ऊपर कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स होगी तो आपको वहां पर श्योरली एक्सेलरेशन मिलेगा. तो इस केस के अंदर आपको इस सेंट्रल पॉइंट का जो एक्सेलरेशन मिलेगा, मान लो ये फोर्स F है, इस बॉडी का मास m है, तो ये एक्सेलरेशन आप लिखेंगे F/m. दिस इज व्हाट यू हैव डन टिल नाउ. आपने पढ़ा लॉज ऑफ मोशन के अंदर कि अगर एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लग रही है तो F = ma लिखा जा सकता है और वो जो एक्सेलरेशन है दैट बिकम्स फोर्स अपॉन मास. तो समझिए मैं यहां पे क्या चीज क्लब अप कर रहा हूं. मैं क्लब अप कर रहा हूं जो आपने अभी तक पढ़ा और जो आगे पढ़ने जा रहे हैं. तो ये तो पढ़ चुके आप, लेकिन अब जब ये रोटेट करेगा तो मैं कैसी इक्वेशंस बनाऊं, मैं कौन सी टर्म्स के बारे में बात करूं? सो देखिए ध्यान से, इसके अबाउट ये जब ऐसे घूमेगा तो ये फोर्स इस O पॉइंट के अबाउट टॉर्क जनरेट करेगी. अब टॉर्क बोलते ही मैं मानता हूं कि आप लोगों ने एटलीस्ट ये नाम तो सुना हुआ है. कुछ लोगों को गाड़ियों का बड़ा शौक होता है, गाड़ी में कितना टॉर्क जनरेट होता है, राइट? उतना ही एकदम से पिकअप उठाएगी. आपको मैंने रोज सुबह उठकर टैप को ओपन या क्लोज करने की बात की. टैप को जब आप ओपन या क्लोज करते हैं तो आप अपनी फिंगर से फोर्स तो लगाते हैं, लेकिन वो फोर्स टैप को कहीं लेकर नहीं जाती, सिर्फ उसको घुमाती है. तो माय डियर, जब फोर्स सिर्फ घुमाने का काम करती है तो वो क्या लगाती है? टॉर्क लगाती है. जैसे आप कमरे में एंटर करते हुए या कमरे से बाहर जाते हुए डोर का नॉब पकड़कर खींचते हो, यू डेफिनेटली अप्लाई सम फोर्स, बट माय डियर दैट फोर्स जस्ट रोटेट्स द डोर. इट डजंट टेक दैट डोर अलोंग विद. सो देखिए ध्यान से, जब आपने इसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई करी तो आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए. एक तो ये फोर्स सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी. हर कोई ये बात समझ ले कि इस बॉडी के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन ए नहीं होगा, जो कि धीरे धीरे आपको समझाया जाएगा. सिर्फ जो ये सेंटर ऑफ मास है इसकी डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं. जो भी फोर्स आपने लगाई, 1 2 3 जितनी मर्जी लगाओ, वो इस पूरी बॉडी को जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाली है वो एक्चुअली किसका एक्सेलरेशन कंसिडर किया जाता है? इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन. और अगर ये फ्री है तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस पास कर रही है उसके अबाउट घूमेगी, और जब घूमेगी देन यू हैव टू टॉक अबाउट टॉर्क. फाइन. सो मैंने अपनी तरफ से यहां पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है. सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर एक ऐसा पॉइंट डिफाइन किया जा सकता है जहां पर अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन देखने को मिलेगा, उसके अलावा कहीं भी और अप्लाई करोगे तो आपको साथ में रोटेशन भी दिखाई देगी. एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड माय डियर सेंटर ऑफ मास. ठीक है, तो अब सुनिए फिर ध्यान से, मैंने क्या डेफिनेशन बोली थी. Center of mass of a system of particles may be defined as that point where if all the forces acting on the system be applied, it results in same acceleration, same kind of translatory motion as taking place otherwise. ठीक है. सो जो मेरे स्टूडेंट्स इस सब लेक्चर को सुन रहे हैं, तो माय डियर यहां पे मैं डिक्टेशन के पॉइंट उसे नहीं कर सकता, नहीं तो लेक्चर बहुत ही बोरिंग हो जाएगा. तो आप लोग इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको सुनकर मेरे नोट्स के थ्रू लर्न करके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे. ठीक है. सो कमिंग बैक टू अगेन, आई एम गोइंग फॉर द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूं. क्या सेंटर ऑफ मास एक बॉडी में वहीं पे लाई करेगा जहां पर कुछ मास है, या ऐसे जगह भी लाई कर सकता है जहां पर मास नहीं है?
सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अनदर एग्जांपल फॉर दैट। इस एग्जांपल के अंदर एग्जैक्टली जहां पर कुछ मास है वहीं पर सेंटर ऑफ मास है। ये एग्जांपल है, अगर मैंने व्हील का एग्जांपल लिया तो उसमें स्पोक्स होते हैं और सेंटर में एक हब लगा होता है, तो जहां से उसकी एक्सिस बनती है, तो जो ये हब है वो सेंटर ऑफ मास है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहां तो मास प्रेजेंट है, बट अगर मैं आपके हाथ में जो कड़ा है उस कड़े को कंसीडर करूं तो बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली यहां लाई करता है। सिर्फ कड़े की बात नहीं है, आप सर्कल छोड़ के सेमी सर्कल में आ जाइए। अगर आप एक सेमी सर्कल भी कंसीडर करेंगे तो भी माय डियर उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली यहां पे लाई करेगा, ऐसा लगता है, पर यहां पे नहीं लाई करेगा। अगर मैंने यूनिफॉर्मली एक सेमी सर्कल बनाया है तो उसका सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस के ऊपर यहां से कुछ ऊपर शिफ्टेड रहता है। विल टॉक अबाउट, हम उसको डिराइव भी करेंगे कि वो कहां पर होता है। तो अब देखिए ध्यान से कहां मूव कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से, राइट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हर जगह मास प्रेजेंट है, से ऐसे एग्जांपल्स की तरफ जिसमें हर जगह मास प्रेजेंट नहीं है, फिर भी आप सेंटर ऑफ मास डिफाइन कर सकते हैं और वो सेंटर ऑफ मास ऐसी जगह पे दिखाई दे रहा है जहां एक्चुअली कोई मास प्रेजेंट नहीं है। तो यार इस बात की इंपॉर्टेंस ही क्या हुई? इंपॉर्टेंस ये हुई भाई कि जब आप कहीं पे भी फोर्स लगाओगे तो आप जो एक्सेलरेशन a = f/m से सॉल्व करोगे वो इस पॉइंट के लिए डिफाइन होगा, वो इस पॉइंट के लिए डिफाइन होगा। दैट इज इट, ठीक है। सो नेक्स्ट आई एम मूविंग ऑन टू फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए 2 पार्टिकल सिस्टम। हम बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 पार्टिकल्स का एक सिस्टम है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे डिराइव किया जा सकता है, काइंडली अंडरस्टैंड एंड राइट डाउन अलोंग विद मी। हाँ, यहां पर एक बात और बता देनी बहुत जरूरी है कि जो मैंने सेंटर ऑफ मास बोला और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला उसमें क्या डिफरेंस है, बिल्कुल समझा देता हूं मैं आपको। देखो बच्चों, अगर मैं एक बॉडी को ऐसे इस पॉइंट के ऊपर बैलेंस कर पा रहा हूं, सपोज कीजिए इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर पा रहा हूं, तो हो क्या रहा है, इसके इधर कुछ मास पार्टिकल्स आप कंसीडर कर सकते हैं और कुछ मास पार्टिकल्स इधर कंसीडर कर सकते हैं। हर मास पार्टिकल का अपना वेट होगा, से mg, और यहां से उसका कुछ डिस्टेंस होगा, से x। तो जिन्होंने भी थोड़ा बहुत टॉर्क के बारे में सुना है, समझा है, तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर डेफिनेटली टॉर्क के बारे में आपको बताया गया होगा। फिर भी जिसको नहीं आता, मैं सिंपल इस टर्म में बता रहा हूं कि आप जब दरवाजे पे जो नॉब लगी हुई है उस नॉब के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो माय डियर हिंज से, ऐसे देखिए, हिंज से, ये हिंज है जिसके अबाउट डोर ने घूमना है, यहां से जितने ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर ये नॉब लगी होगी आपकी फोर्स उतना ही आसानी से डोर को घुमा पाएगी। आप इस नॉब को अगर यहां पे लगा दो तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसे घुमाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो टॉर्क प्रोड्यूस करना है उसमें डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। तो आप समझिए जो टॉर्क होता है वो डिस्टेंस इनटू फोर्स होता है, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे यहां जो फोर्स लगाऊंगा दैट मल्टीप्लाइड बाय एक्स, इतना ही समझिए अभी, ठीक है। यहां आ जाइए वापस, जो भी ये मास पार्टिकल था इसका वेट देखिए ध्यान से, वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है? एक्स डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ऐसा कोई एक पार्टिकल थोड़ा ना करेगा यार, सारे पार्टिकल्स करेंगे। अगर इधर के सारे पार्टिकल्स ऐसे वेट लगाकर टॉर्क प्रोड्यूस करने लगे तो ये तो घूम जाएगा, ऐसे इधर घूमेगा। इधर घूमने से बचाने के लिए देखिए इधर वाले जो मास पार्टिकल्स है वो कोई चुप थोड़े ना बैठेंगे, वो भी तो टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो ये वो पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसके अबाउट सारे मास पार्टिकल्स के वेट का जो टॉर्क है वो 0 हो जाता है। इसका टॉर्क इसके टॉर्क को बैलेंस करता है। जैसे आप सबने सीसॉ कभी ना कभी तो झूला होगा ना, सेंटर में फलक्रम होता है, एक सीट इधर लगी होती है, एक सीट इधर लगी होती है। अगर एक तरफ हल्का बच्चा बैठ जाए, कम वेट का बच्चा बैठ जाए, और एक तरफ ज्यादा वेट का बच्चा बैठ जाए तो क्या होता है? ये नीचे की तरफ चला जाता है। फिर somebody else has to come, उसका कोई भाई बहन आएगा, अरे तुम्हें तो मैं हेल्प करता हूं, वो यहां से फोर्स लगाएगा। यहां से जब फोर्स लगाएगा तो बच्चों वापस इधर ले आएगा। यानी जब दोनों तरफ से लगने वाली डाउनवर्ड फोर्स सेम हो जाएगी तो उस फोर्स का सेंटर के अबाउट टॉर्क भी सेम हो जाएगा, क्योंकि दो चीजें मैटर करती हैं, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस इन केस ऑफ सीसॉ ऑलरेडी सेम था, एक सीट यहां पर थी, एक सीट यहां पर, और सेंटर में बना हुआ था फलक्रम, राइट। मैंने आपको बताया एक तरफ वेट कम रहा तो ये ऊपर रह गया, ये नीचे आ गया, लेकिन जैसे ही दोनों तरफ से सेम फोर्स लगने लगी F1 एंड F2 तो भाई ऑलरेडी ये जो डिस्टेंस था r इधर से भी और इधर से सेम था। इसीलिए
टॉर्क सेम होने की वजह से ये सेंटर के अबाउट बैलेंस हो जाता है। तो कोई भी चीज आप जब बैलेंस देखते हैं तो उसमें कौन से पॉइंट के अबाउट वो बैलेंस बना हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, राइट। तो आई ट्राई टू मेक यू वेरी क्लियर कि सेंटर ऑफ मास के बारे में जब बात करते हो तो वी हैव टू थिंक ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जब बात करते हो तो वी हैव टू टॉक अबाउट बैलेंसिंग ऑफ दैट बॉडी अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। एंड when we consider that the acceleration due to gravity remains constant on the body, यानी bodies of small size, उनके लिए center of mass और center of gravity coincide करते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए center of mass and center of gravity की definition। What is center of gravity? It may be defined as a point about which torque due to all the weight particles comes out to be zero, right? ये इसकी definition है। अब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या रिलेशन है? इन केस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी कंसीडर्ड कांस्टेंट, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड विद ईच अदर। दैट्स इट। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन बनता है जिसमें आप लोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए आता है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मेरा मानना है कि अब तक मेरी क्लास का हर बच्चा ये इमेजिन कर पा रहा होगा, यार सेंटर ऑफ जैसे सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचा तो ट्रांसलेटरी मोशन की समझ आ रही है, उसके अबाउट रोटेशन की समझ आ रही है, और जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करी तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के बैलेंसिंग दिखाई दे रही है मुझे। आई होप इट इज क्लियर। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां से सारा वेट एक्ट कर रहा है। अरे देखो तो सही, सारा वेट अगर यहां से नीचे एक्ट कर रहा था तभी तो मेरी नॉर्मल रिएक्शन ने उसको बैलेंस कर दिया। अगर मैं इस बैलेंसिंग की बात करता हूं, देखें ध्यान से, अगर मैं इस बैलेंसिंग की बात करता हूं, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब नेट फोर्स 0 हो जाती है। इसका सारे का सारा वेट इस पॉइंट से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, और मेरी नॉर्मल रिएक्शन ने उसे काउंटर बैलेंस कर दिया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन करने का एक और आसान तरीका आ गया। इट मे बी डिफाइंड एज that point in the body where whole of its weight may be considered to act। ठीक है, चलिए फाइन। नाउ आई मूव ऑन टू माय डेरिवेशन for a center of mass of 2 particle system। we are going to derive center of mass for 2 particle system। 2 particle system करें आप मेरे साथ साथ, देखिए जरा। what I do is I will just consider a system of 2 particles, that is particle 1 at this position having position vector r1 with respect to origin, second particle say here having position vector r2। ठीक है, I have considered 2 particles, एक का मास m1 मान लीजिए, एक का मास m2। इनके पोजीशन वेक्टर्स r1 और r2 हो गए। जॉब क्या है? हमें फाइंड आउट करना है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर लाई करने वाला है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसके लिए बेसिक फंडामेंटल क्या लगाना है? अभी आपसे मैंने बात करी थी कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वही डिफाइन करोगे जो बॉडी के ऊपर लगी हुई सारी फोर्सेस प्रोड्यूस कर पा रही हैं एज A इज इक्वल टू F/m। देखते हैं, मान लीजिए इस m1 मास के ऊपर एक फोर्स F1 लग गई, एक्सटर्नल फोर्स, और m2 के ऊपर F2। ठीक है, यू कैन शो एनी पॉसिबल डायरेक्शन, कोई उसमें कंपल्शन नहीं है। बट दीज आर मास पार्टिकल्स, so they are gonna attract each other by gravitational force as well। so इसके ऊपर इधर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, that is force on m1 due to m2। I write it as F12, force on m1 due to m2। आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, so force on 2 due to 1 has to be equal and opposite। तो फिर देखो बच्चों, 2 मास पार्टिकल्स, उनके पोजीशन वेक्टर्स, उनके ऊपर लगी हुई एक्सटर्नल फोर्सेस, और जो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर इंटरनल फोर्सेस लगाई, मैंने शो कर दिया। आप एक बात सोचिए, अगर किसी सिचुएशन में आपको पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो आप क्या एक्सप्रेशन यूज करोगे? ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन मे बी रिटन एज dv/dt, मानते हैं dv/dt, and velocity basically is dr/dt, rate of change of position। so मुझे इसे लिखना पड़ेगा as d/dt of, ध्यान दीजिए, dr/dt। so ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको करवा रहा हूं जिसे मुझे यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। so it can be written as d²r/dt², यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। वॉच इट केयरफुली।
if I want to find acceleration, I need to solve dv by dt. But what is velocity? Velocity is dr by dt. So if I go for d by dt of dr by dt, that simply is d square r by dt square. That is second order differentiation of the position. तो हमें हर किसी को पता होना चाहिए velocity is first order differentiation of position and acceleration is second order differentiation of position. Now my dear, I move on to this. देखिए ध्यान से, अगर मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करूं फर्स्ट पार्टिकल को, तो उसका मतलब है जो भी इसके ऊपर नेट फोर्स लग रही है, टोटल फोर्स लग रही है, दैट शुड प्रोड्यूस सर्टेन एक्सेलरेशन इन दिस. तो लिखें जरा, अप्लाइंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. अप्लाइंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. जैसे आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, किसके लिए? पहले लिखता हूं फॉर m1. तो बच्चों m1 के ऊपर टोटल फोर्स कितनी है? F1 plus F12, right? This total force must be equal to its mass into its acceleration. Let A1 be the acceleration written for m1. But आपने अभी देखा A को कैसे लिखना है? d square r by dt square. So I make a change that F1 plus F12 should be written as m1 d square r1 by dt square. So this becomes my equation number 1, right? So similarly, I can move on for mass 2, m2. So this is for m2. In case of m2, my dear, I'll straight away write this equation. That is f2 plus f21. That is an external force and internal force make a total combination. That is total force becomes equal to mass into d square r2 by dt square. This is my second equation. Okay. अब क्या करना है भाई? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं. देखिए ध्यान से, ऐड करने पर क्या होगा? आप F1 प्लस F2 इसे लिख पाएंगे सिस्टम के ऊपर लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स. और बच्चों F12 और F21 क्या है? ये तो सिस्टम की इंटरनल फोर्स है. अब इंटरनल फोर्स से मतलब समझना, दो मास पार्टिकल हैं यार, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट. सो ऑब्वियसली उनका जब सम करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? इट विल गिव मी 0. तो उसे मैं यूज कर लेता हूं. देखिए अब ध्यान से, adding equation 1 and 2, 1 plus 2, what I get is F1 plus F2, right? इसे ब्रैकेट में अलग से लिखिए so that शुरू से ही क्लियर रहे. This is the external force plus F12 plus F21. ये internal forces का सम हो गया. अब ये किसके इक्वल आने वाला है? This will be equal to this as well as this. यानी कि M1 d square r1 by dt square, right, plus m2 d square r2 by dt square. तो थोड़ा सा ध्यान से देखना. So F1 plus F2, that is total external force, plus F12 plus F21 total internal force is equal to m1 d square r1 by dt square plus m2 d square r2 by dt square. Now see carefully. यहां से F12 plus F21 लिख दें. F12 is equal to minus of F21. So F12 plus F21 surely becomes equal to 0. I'll write it as 0 vector. तो बच्चों ये तो हो गया 0. बचा क्या? ये वाली टर्म. तो इस टर्म से आगे प्रोसीड करते हैं. आपको मिल गया F1 plus F2 is equal to m1 d square r1 by dt square plus m2 d square r2 by dt square, right? अब F1 plus F2 जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं, external force on the system है. So by the definition of center of mass, external force must be equal to mass into total mass into acceleration of center of mass. लिखिए जरा, by definition of center of mass, by definition of center of mass मुझे लिखना पड़ेगा net force that is F1 plus F2. net force that is F1 plus F2. एक काम करते हैं, इसे मैं इधर शिफ्ट करता हूं. जस्ट वेट, यहां पे यूज कर लेते हैं. देखिए F1 plus F2 that is total force must be equal to total mass. Mass is m1 plus m2. ये मैं किसके बाद लिख रहा हूं? इसके बाद, by the definition of center of mass.
टोटल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन. माय डियर, एक्सेलरेशन के लिए क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर आर सी एम बाय डी टी स्क्वायर. अब ये जो आर सी एम मैंने लिखा ये क्या है? इट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. इसके बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास बनेगा. सपोज मैं यहां लिख देता हूं अभी के लिए, दिस इज माई सेंटर ऑफ मास, सो दिस इज गोना बी इट्स पोजिशन वेक्टर एंड आई विल रिप्रेजेंट दिस एज आर सी एम, पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो ऑब्वियसली इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? डी स्क्वायर आर सी एम बाय डी डी स्क्वायर. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं. Center of mass may be defined as that point inside or outside the system where if all the forces acting on the system are applied, it produces the same acceleration in the system or it produces same kind of translatory motion. So net force is equal to total mass into acceleration, right? तो ठीक है, बस इस चीज को हम यहां पे इक्वेट कर देते हैं. लिखिए नेक्स्ट स्टेप में, hence m1 plus m2 into d square RCM by dt square becomes equal to this thing, becomes equal to this thing. ये क्या था? m1 d square r1 by dt square plus m2 d square r2 by dt square. Got that? यहां से आप देखिए ध्यान से, what next can be done? d square RCM by dt square simply becomes equal to, यहां देखना आप क्या कीजिए, d square r1 by dt square जो है इसमें से d by dt square को कॉमन निकाल दीजिए. देखो ध्यान से, d square by dt square को कॉमन निकाल दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? विल गेट m1 r1 plus m2 r2. Why am I able to write like that? I am able to write like that because masses are constants. Masses constant है, इसे अगर आप expand करेंगे भी तो ये यही बनने वाला है, m1 into d square by dt square r1 plus m2 into d square by dt square r2. So it can be rewritten like this. चलिए फाइन, ऐसा हो गया है. तो अब देखिए दोनों को अगर कंपेयर करोगे, इधर भी डबल डिफरेंशिएशन है, इधर भी डबल डिफरेंशिएशन है टाइम के रिस्पेक्ट में. अच्छा, एक ये वाली टर्म रह गई हमारी, दिस टर्म कैन बी रिटन इन द डिनोमिनेटर m1 plus m2. सो कंपेयरिंग दीज टू लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, आई गेट RCM इज इक्वल टू m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2. So kindly pay attention. This was the derivation for center of mass of two particle system. क्या किया हमने, यहां से देखते जाएं. आपने दो पार्टिकल्स कंसिडर किए, उन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस F1 F2 कंसिडर की और इंटरनल फोर्सेस F12 और F21 कंसिडर करी. उसके बाद आपने इनके ऊपर अप्लाई किया न्यूटन्स लॉ, दैट इज F1 plus F12 is equal to d square mass m1 into d square r1 by dt square. इसके लिए F2 plus F21 is equal to m2 into d square r2 by dt square, क्योंकि हमने अच्छे से समझा एक्सेलरेशन इज d square r by dt square. ठीक है बच्चों, वो आने के बाद आपने देखा जो F12 plus F21 है तो इंटरनल फोर्सेस का सम है, दिस कम्स आउट टू बी 0. So net external force comes out to be m1 d square r1 by dt square plus m2 d square r2 by dt square. अब डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या कहती है? भाई ये सारी फोर्स सेंटर ऑफ मास को इतना ही एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाली है. सो लेट्स गो फॉर दैट. m1 plus m2 total mass into d square RCM by dt square must be equal to the externally applied force. If I compare these two, what I get this term, that is m1 plus m2 into d square RCM by dt square is equal to this complete, that is m1 d square r1 by dt square plus m2 d square r2 by dt square. तो बच्चों आपने देखा दोनों तरफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन था, इसे मैंने रीअरेंज किया. So it gives d square by dt square, any second order differentiation of this term. m1 plus m2 was constant, so it can be written in the denominator inside this differentiation term. No problem. So if I now compare these two, या आप कह सकते हैं डबल इंटीग्रेशन कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, you get RCM is equal to m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2. So I hope all of you have
बीन एबल टू अंडरस्टैंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की क्या इंपॉर्टेंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल का समझने के लिए हमें फोर्सेस के साथ साथ टॉर्क भी समझना पड़ेगा, और वो जो टॉर्क घुमाएगा चीजों को वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाएगा। तो अब हम फाइंड करना सीख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाए ताकि पता तो चले कि एक्सिस कहां बनने वाली है। उसकी शुरुआत की हमने 2 पार्टिकल सिस्टम से, जिसका रिजल्ट आपको बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाना चाहिए। RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट से भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।